हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। पिछले कई दिनों से कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, दैट इज बैटरीज, उस पर कंटेंट होने चाहिए था और ये वीडियो आज उसी के लिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, हमारा जो अपडेटेड नीट का सिलेबस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने केवल ड्राई सेल, लेड एक्यूमुलेटर और फ्यूल सेल लिखा है। मतलब अब जो नया सिलेबस है उसमें केवल ये 3 सेक्शन ही हैं और जो बाकी के सेक्शन आपके एनसीईआरटी में हैं, दैट इज मर्क्यूरी सेल, निकल कैडमियम, ये सब उन्होंने सिलेबस में नहीं लिखा है। तो अगर सिलेबस के दायरे में देखें तो अभी यही तीनों हमारे सिलेबस में हैं और इन्हें हमें अच्छे से पढ़ के जाना है नीट के पेपर के लिए। तो प्यारे बच्चों, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक पूरा का पूरा कमर्शियल बैटरीज के नाम से है। जब आप कमर्शियल बैटरीज कहते हैं तो मतलब ऐसी बैटरीज जिन्हें हम मार्केट में लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, ये वो टॉपिक है। आपके सिलेबस में कमर्शियल बैटरीज सेक्शन में पूरी बैटरीज, सभी बैटरीज को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। कुछ को कहते हैं प्राइमरी बैटरी और कुछ को कहते हैं सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी ऐसी बैटरीज को कहा गया जिनकी रिएक्शंस एक ही बार होती है, वो दोबारा नहीं होती है। इसे सरल भाषा में कहें, जिसे आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी इसे मैं कहूंगा नॉन रिचार्जेबल बैटरी। जब आप नॉन रिचार्जेबल कह रहे हैं मतलब जिसका रीयूज नहीं हो सकता है, ये ऐसी बैटरीज हैं जो आपके टीवी के रिमोट में लगती हैं। ये ऐसी बैटरीज हैं जो वो टॉर्च के सेल्स होते हैं जिन्हें आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। वहीं पे एक दूसरी बैटरी का सेक्शन है जिसे हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं, और सेकेंडरी बैटरीज ऐसी बैटरीज को कहा गया जिन्हें रिचार्ज किया जा सकता है, या सरल भाषा में कहूं तो रिचार्जेबल बैटरीज। क्यों कोई बैटरी रिचार्ज होती है, क्यों कोई बैटरी रिचार्ज नहीं होती है, ये सारी बातें हम यहां डिस्कस करेंगे। जब आप नॉन रिचार्जेबल यानी प्राइमरी बैटरी की बात करते हैं तो इसमें आप के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में जो बैटरी है उसका नाम है ड्राई सेल, जिसे हम कई दफा लिक लेंके सेल के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप सेकेंडरी बैटरीज की बात करते हैं तो सेकेंडरी बैटरी जिसे हम रिचार्जेबल कहते हैं, इसमें आपके सिलेबस में एक ही है पढ़ने के लिए जिसका नाम है लेड एक्यूमुलेटर, या जिसे हम लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। कुल मिला के हमें यह पढ़ना है, और इन दोनों से अलग एक तीसरी बैटरी का क्लास है जिसका नाम है फ्यूल सेल। तो 3 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई सेल की। बच्चों, आप सबके सामने जो ये डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये जो आपके सामने सेल है इसी का नाम है ड्राई सेल। इसी को हम कहते हैं लिक लेंके सेल। ये जो सेल है, आप ध्यान से देखिए, इसके बीचों बीच एक कार्बन की रॉड है और इसके चारों तरफ जिंक की कवर है, या कह दो जिंक का कोटिंग है ना, मतलब चारों तरफ जिंक का कंटेनर है और बीचों बीच कार्बन की रॉड है, और इस कार्बन की रॉड के बीचों बीच सारा मसाला भरा है जिससे रिएक्शन होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी बैटरी के अंदर मेन 2 कंसेप्ट है। एक, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी किसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और किसी का रिडक्शन होना चाहिए। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड बनता है, जिसका या जहां पर रिडक्शन होता है वो कैथोड बनता है। इस पूरे सेटअप को मैं थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम से बनाऊं तो कुछ ऐसे कहूंगा कि बीचों बीच आप सबके सामने ये कार्बन की रॉड है और इसके चारों तरफ जिंक का कंटेनर है, और बीच में कुछ मसाला भरा है, कुछ केमिकल्स भरा है, जिसमें इस कार्बन की रॉड के बगल में, राइट, जो सिस्टम या कह दो कि जो कंपोनेंट होता है वो होता है MnO2, और साथ में यहां पे अमोनियम क्लोराइड है, और साथ में यहां पे ZnCl2। ये पूरा का पूरा जो आउटर बॉडी है ये जिंक का है, और अंदर ये सारा का सारा केमिकल आपके इस सेल के अंदर भरा है। अब रिएक्शन कैसे होती है, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, यही खेल यहां समझना है। तो सबसे पहली चीज, यहां पे जो जिंक एक मेटल है ये ऑक्सीडाइज होता है, और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो आप सब जानते हैं ये एनोड के जैसे बिहेव करेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा तो स्वाभाविक सी बात है कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होना चाहिए। जिंक ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और ये ऑक्सीडाइज होकर बनाता है जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन। ये आपके सामने एनोड बन जाएगा। यानी कोई मुझसे कहे कि ड्राई सेल में कौन एनोड है, तो आंसर होगा जिंक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है इसे कंज्यूम कौन करता है प्यारे बच्चों? तो जैसा कि आपने देखा, अंदर जो पेस्ट है उसमें MnO2 है और साथ में अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड में से अमोनियम आयन आया।
अमोनियम आयन में से H+ आयन निकलता है और इस MnO2 के साथ रिएक्शन करके यहां पे कंपाउंड MnOH बनाता है और साथ में रिलीज करता है अमोनिया गैस। बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो MnO2 में यहां पे जो चार्ज है X-4 = 0 करके निकालेंगे तो Mn पे कितना चार्ज है +4, और जब इसी रूल से यहां पे Mn पे चार्ज निकालते हैं तो फिर यहां पे Mn पे चार्ज आता है +3, यानी +4 से +3 गया, यानी ये मेरे प्यारे बच्चों रिडक्शन हुआ और ये मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन हुआ। अब अगर रिडक्शन MnO2 का हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यहां पे एक ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बच्चों, ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा। आपको तो बस इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता देना है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वैसे ही करंट हमें ऑब्टेन होगा। ये पूरा का पूरा जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन MnO2 का होता है, मगर ये कहां पर होता है? ये रिडक्शन होता है कार्बन की रॉड पर, और इसीलिए कोई मुझसे कहे कि इसमें कैथोड कौन है, तो कैथोड जो कि अपने आप में एक इलेक्ट्रोड है, हमारा आंसर होगा कार्बन। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे एनोड कौन है, तो हमारा आंसर होगा जिंक। अब बच्चा मुझसे कहता है कि सर रिडक्शन तो MnO2 का हो रहा। मेरे भाई, रिडक्शन MnO2 का हो रहा, ये सही बात है, लेकिन इलेक्ट्रोड उसे कहते हैं जिससे होके इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो आज इलेक्ट्रॉन कार्बन की रॉड से फ्लो हुआ है, इसलिए कार्बन की रॉड को हम कैथोड कहेंगे, और कार्बन की रॉड पर रिडक्शन हुआ है MnO2 का, इसका रिडक्शन होने से यह सेल काम करेगा। बच्चों, ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है, आपको इसमें याद करना होगा कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है, रिडक्शन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कहां से कहां हुआ। एक बड़ा फेमस सवाल आता है कि जब ये सेल काम करता है तो इसमें अमोनिया गैस रिलीज होती है, तो क्या ड्राई सेल काम करता है तो कभी अमोनिया गैस रिलीज होती है? आप सबको बता दूं, अमोनिया का जो स्मेल होता है थोड़ा पंजेंट स्मेल है, तो क्या कभी हमें ये स्मेल ऑब्टेन होती है? अगर आप टॉर्च में वो सेल लगाते हैं और टॉर्च को यूज करते हैं तो क्या आपको कभी वो पंजेंट स्मेल आती है? जवाब है नहीं। तो ये जो अमोनिया गैस है ये गई कहां? प्यारे बच्चों, अमोनिया गैस इस जिंक के साथ, जो कि एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। ले चलता हूं आपको मैं एनसीईआरटी के पन्नों पे, ये सारी थ्योरी जो मैंने आपसे डिस्कस करी एक बार एनसीईआरटी के लहजे से भी देख लेते हैं। इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस। जो भी प्राइमरी बैटरी है उनमें रिएक्शंस एक ही बार होती है, सही बात है। आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड। वही वाली बात है कि आप इसे रिचार्ज नहीं कर सकते। द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस इज द ड्राई सेल नोन एज लेक्लेंके सेल, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, विच इज यूज्ड कॉमनली इन अवर ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स। ये जो सेल होता है इसमें जिंक का कंटेनर होता है जो कि एनोड का काम करता है, और जो कैथोड है वो कार्बन है जो कि सराउंडेड है पाउडर्ड MnO2 से और कार्बन से। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाय अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो एक सवाल यहां पे ये भी आता है कि सर अमोनियम क्लोराइड जो आपने भरा है उसकी तो रिएक्शन, उसका पर्पस समझ में आता है, लेकिन जो ZnCl2 है ये क्या काम करता है? तो प्यारे बच्चों, ऐसा आपको गैल्वेनिक सेल में पढ़ाया जाता है कि कोई इलेक्ट्रोड तभी होगा जब वो अपने ही सॉल्यूशन में डिप हो। तो ZnCl2 जो कि जिंक के लिए एक सॉल्यूशन का काम करता है, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सेटअप तैयार होता है। द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटन एज दिस। और ये रिएक्शन जो हमने लिखी हो आपके सामने रिएक्शन है। अब जैसे ये रिएक्शन होती है तो सवाल कहता है कि अमोनिया गैस बनती है, मगर अमोनिया रिलीज क्यों नहीं होती है? तो अमोनिया जिंक के साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के कारण कभी भी अमोनिया गैस हमें ऑब्टेन नहीं होती है। मेरे बच्चों, इस पूरे के पूरे सेटअप में आपको क्या याद रखना है? एक छोटी सी बात और, ये जो ड्राई सेल बना है इसका पोटेंशियल लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास आता है। भूल मत जाना, जो डैनियल सेल था उसका 1.10 वोल्ट था, ये 1.15 वोल्ट है। दिस इज द होल कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी। क्या क्या बातें आपको याद रखनी है? नंबर 1, एनोड कौन है, कैथोड कौन है। नंबर 2, रिएक्शन ऑक्सीडेशन की कैसी है, रिएक्शन रिडक्शन की कैसी है। नंबर 3, जब रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां वेरी हुआ है, +4 से +3। नंबर नेक्स्ट, अमोनिया गैस बनती जरूर है मगर वो कभी हमें ऑब्टेन नहीं होती है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और इसीलिए वो हमें कभी ऑब्टेन नहीं होती। एक बड़ा फेमस सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर कोई बंदा इस ड्राई सेल की बैटरी को परचेस करे और इसे बहुत समय तक यूज ना करे तो क्या ये ड्राई सेल चल पाएगा? तो प्यारे बच्चों, ये जो ड्राई सेल है इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा है, और अमोनियम क्लोराइड है ये एक एसिडिक सॉल्ट है। ये इस मेटल को करोड करता है। अगर आप इस सेल को बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ समय के बाद ये सेल खराब हो जाए। मतलब सोचिए कि आप बाजार से बहुत सारा ड्राई सेल खरीद के लाए, क्योंकि हो सकता है कुछ डिस्काउंट ऑफर चल रहा था।
आप लेकर आए और उसे आप रखे रहे और बहुत समय तक आपने यूज नहीं किया, तो हो सकता है कि वो सेल काम ना करे, क्योंकि वो इस आउटर बॉडी को करोड कर देगा। कौन? सर, एसिडिक सॉल्ट, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। बच्चों, हमें इतनी छोटी छोटी बातें याद रखनी है, इसी पे सवाल फ्रेम हो सकता है। यह था आपका प्राइमरी बैटरी, और प्राइमरी बैटरी का भी एग्जांपल था ड्राई सेल। आइए चलते हैं अब सेकेंडरी बैटरी की तरफ। सेकेंडरी बैटरी, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा कि उसे रिचार्ज किया जा सकता है, तो सवाल यह है कि उसे रिचार्ज कैसे करें, रिचार्ज का कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले समझिए रिचार्ज का कंसेप्ट क्या है। कोई आपसे कहे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिचार्ज, तो देखिए रिचार्ज का एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट। रिचार्ज का कंसेप्ट यह है कि अगर आप किसी भी चीज को रिचार्ज करना चाहते हैं, तो आप उसमें एक एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करिए। आप उसमें एक एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करिए, और वो जो एक्सटर्नल ईएमएफ है वो बैटरी के ई सेल से ज्यादा होना चाहिए। इसे ऐसे समझिए, जब आपको अपनी मोबाइल या किसी भी डिवाइस को रिचार्ज करना होता है, तो आप एक प्लग लेते हैं और उसे आप उस एसी सोर्स में लगाते हैं। हां, उसमें जो रेक्टिफायर है उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मगर कन्वर्ट करके जब वो रिचार्ज करना है, तो जितना उस बैटरी का ईएमएफ है उससे ज्यादा पोटेंशियल अपोजिट साइड में अप्लाई करता है, और फिर कहीं जाके वो रिचार्ज होता है। एक लाइन में अगर मैं कहूं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिचार्ज, तो यही कहूंगा कि जब एक्सटर्नल ईएमएफ ई सेल से ज्यादा होगा तभी वो रिचार्ज हो सकता है। एनसीईआरटी इस बात को बहुत खूबसूरत ढंग से समझाने की कोशिश करता है। एनसीईआरटी कहता है, देखो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एक डैनियल सेल है, और इस डैनियल सेल में आपको 1.10 वोल्ट मिल रहा है। आपको 1.10 वोल्ट मिल रहा है। आपने बाहर से ई एक्सटर्नल लगाया, जिसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट से कम है, राइट, जिसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट से कम है। तो जैसे ही ईएमएफ 1.1 वोल्ट से कम है, देखिए जैसा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना था वैसा ही हो रहा। आप सबको यह तो याद होगा कि डैनियल सेल में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो जिंक से कॉपर की तरफ होता है, वो जिंक से कॉपर की तरफ होता है। अगर आपने एक्सटर्नल ईएमएफ लगाया तो जैसा जो हो रहा था वही होता रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल ईएमएफ एग्जैक्टली उस ई सेल या ई नॉट सेल के बराबर लगा दिया, तो अब ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा है द करंट विल बी 0, मतलब अब डैनियल सेल भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा दिया है, तो अब ध्यान से देखना कि जो हो रहा था उससे अपोजिट हो जाएगा। जिंक से इलेक्ट्रॉन पहले फ्लो हो रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की डायरेक्शन बदल गई, यानी अब यहां पे ऑक्सीडेशन होने लगेगा और अब यहां पे रिडक्शन होने लगेगा। इसे सरल भाषा में कुछ ऐसे कहते हैं कि जब आप डैनियल सेल की बात करें तो वहां पे एनोड कौन था? जिंक। और वहां पे कैथोड कौन था? कॉपर, है ना। तो जिंक का क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हुआ था? रिडक्शन। किसका हुआ था? कॉपर का। और जैसे ही आप ई एक्सटर्नल, ई नॉट सेल या ई सेल से ज्यादा लगाते हैं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। नाउ दिस विल स्टार्ट ऑक्सीडाइज एंड दिस विल स्टार्ट रिड्यूस। ये कुछ ऐसा है, ये जिंक की रॉड है मान लीजिए, और जिंक की रॉड से जिंक 2+ बन रहे थे। आपने बाहर से एक्सटर्नल ईएमएफ लगाया जो कि उसे ई नॉट सेल से ज्यादा है, तो जो हो रहा था वो रिवर्स होगा, यानी जिंक से जिंक 2+ बन रहा था, अब जिंक 2+ जाके जिंक पे चिपकने लगेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिचार्ज। एक सरल भाषा में कहूं, एक लाइन में कहूं, रिचार्ज तभी होगा जब एक्सटर्नल ईएमएफ ई सेल से ज्यादा होगा। द सेल रिएक्शन विल रिवर्स, एनोड विल बिकम कैथोड एंड कैथोड विल बिकम एनोड। अब इसी कंसेप्ट पे हमारा जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो काम करता है। आपके सामने मैंने एनसीईआरटी की फिर से एक तस्वीर लगाई है। ये जो तस्वीर है, जो कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम आपको दिख रहा है, यही लेड स्टोरेज बैटरी है, यही लेड एक्यूमुलेटर है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मैं सिंपल वे में बनाऊंगा, इसमें कई सारी प्लेट लगी है, और ये सारा का सारा जो प्लेट है वो एक सॉल्यूशन के अंदर डूबा है। ये जो सॉल्यूशन है ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, और इसका कंसंट्रेशन है 38%। इसमें जो प्लेट लगी है, ये प्लेट आपके सामने जो लगी है, एक प्लेट पीबी की है और एक प्लेट पीबीओ2 की है, एक प्लेट लेड की है और एक प्लेट लेड ऑक्साइड की है। क्लियर? ये जो आपके सामने सेटअप बना है, इसी का नाम है लेड स्टोरेज बैटरी। मैं इसे अच्छा, आपको एक फैक्ट और याद रखना है, ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये सल्फ्यूरिक एसिड में डूबा है, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो 38% बाई मास, यानी W/W है, और उसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपको याद रखना होगा। अब इसे सिंपल वे में समझते हैं। सिंपल वे में मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखिए। सेटअप जो आपको नजर आ रहा, इसमें कुछ प्लेट्स हैं, राइट। 2 प्लेट एक जैसी है, 2 प्लेट एक जैसी है। ऐसी आप कई सारी प्लेट जोड़ सकते हैं। जितनी ज्यादा प्लेट जोड़ेंगे
उतना बड़ा बैटरी आपका बनेगा, राइट, और उतना ज्यादा ईएमएफ वो प्रोड्यूस करेगा। इमेजिन करते हैं पल भर के लिए ये जो आपके सामने बैटरी है ये पीबी है, और इमेजिन करते हैं ये जो दूसरा वाला है ये पीबीओ2 है। पल भर के लिए मान लीजिए एक पीबी है और एक पीबीओ2 है, तो ये वाला भी पीबी है और ये वाला भी पीबीओ2 है, और ये पूरा का पूरा सेटअप डूबा H2SO4 के सॉल्यूशन में है। और ये जो H2SO4 है ये 38% V/V नहीं, W/V नहीं, W/W है, याद रखना। और इसका जो डेंसिटी दे रखा है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी याद रखना, ठीक है साहब। अब कार्यक्रम कैसे शुरू होता है सुनिएगा। देखिए आपको पता है कि अगर सेल बनाना है तो कोई एनोड होगा और कोई कैथोड होगा। अब आप सब जानते हैं कि जो पीबी होता है ये कार्बन फैमिली का है, और कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट है नीचे वाले वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण अपने हायर ओएस में ही अपने लोअर ओएस में स्टेबल होते हैं। आज पीबीओ2 के पीबी पे कितना चार्ज है? +4, और ये +4 से कहां जाना चाहेगा? +2। सर +2 पे क्यों जाना चाहेगा? अरे वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी रिडक्शन का कार्यक्रम शुरू। बस फिर क्या था, कोई रिड्यूस होगा तो कोई ऑक्सीडाइज होगा। अब यहां पे इसका रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन हुआ तो ये क्या बनेगा? कैथोड। अब सोचो ना मेरे बच्चों, ये पीबीओ2 है, इससे एक Pb+2 बन के आया, तो जैसे Pb+2 बन के आया उससे नीचे कौन मिला? सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड मिला, ये सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा और ये यहां पे बना लेगा PbSO4। अगर मैं इस रिएक्शन को पूरा लिख के आपके सामने बैलेंस करना चाहूं तो रिएक्शन कैसी होगी, आइए देखते हैं। रिएक्शन कैसी होगी, आइए देखते हैं। पीबीओ2 प्लस सल्फेट आयन से आप सबके सामने बन चुका है पीबीएसओ4। इससे थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, आप सबको बैलेंसिंग आता है। ये रिडक्शन है तो यहां लिख दोगे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और 2 ऑक्सीजन है तो कितने पानी जोड़ोगे? 2 पानी। क्या समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? और 2 पानी है तो कितने H+ आएंगे? 4 H+। इसी चीज को मैं बैलेंस कर रहा हूं, ठीक। तो पीबीओ2 प्लस सल्फेट आयन से बना पीबीएसओ4, और यहां पे जोड़ दीजिए 2 वाटर, यहां पे जोड़ दीजिए 2 वाटर, और साथ में यहां लिख दीजिए 4H+ आयन, साथ में यहां लिख दीजिए 4H+ आयन, चलेगा। अब ये जो रिएक्शन आप सबके सामने है, इसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, इसे हम कहेंगे कैथोड वाली रिएक्शन। अब अगर किसी का रिडक्शन हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है किसी का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होता है? पीबी का। और पीबी क्या बना लेगा? Pb+2, साथ में रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये Pb+2 बना है, फिर से इसकी मुलाकात सल्फेट आयन के साथ होगी, और सल्फेट आयन के साथ इसकी मुलाकात होगी तो बना लेगा PbSO4। मैं दोनों रिएक्शन को जोड़ देता हूं, पीबी कैंसल आउट, आप सबके सामने रिएक्शन आ चुकी है। पीबी सल्फेट आयन से बना है PbSO4, पीबी सल्फेट आयन से बना है PbSO4। 2 इलेक्ट्रॉन लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, एक रिएक्शन रिडक्शन की है। अब मैं दोनों रिएक्शन को ऐड करता हूं, तो देखते हैं जो फाइनल रिएक्शन मिलेगी वो हमें क्या मिलती है। संभल के तसल्ली से ऐड करिएगा। रिएक्शन को ऐड कर रहा हूं तो इधर से आया 4H+। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 राइट। यहां पे लिखा मैंने 4H+, ठीक है साहब। एक पीबी ये वाला, एक पीबीओ2 ये वाला, 2 सल्फेट एक और एक यहां से, 2 सल्फेट आयन आ गए, और उसके बाद यहां पे बनेगा आपके सामने 2 PbSO4 और साथ में बनेगा 2 पानी। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है मेरे बच्चों, ये है उस समय की रिएक्शन जब लेड स्टोरेज बैटरी काम कर रहा है, मतलब जब वो डिस्चार्ज हो रहा है। और फरमाइएगा, दिस इज द डिस्चार्जिंग रिएक्शन, ठीक। अब इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अगर करना चाहो तो ये रहा पीबी और ये रहा पीबीओ2, और 4H++ 2 सल्फेट आयन से बन गया 2H2SO4, और यहां बन चुका है 2 PbSO4, और साथ बन चुका है 2 पानी। बच्चों, ये रिएक्शन लिखने का असली तरीका है। अगर बोर्ड का एग्जाम होता 12th क्लास का तो आप ऐसा ही लिख के आते, लेकिन अब इसे हम सरल भाषा में याद करते हैं कुछ ऐसे। देखिए, एक पीबी एक H2SO4, एक पीबीओ2 एक H2SO4, दोनों मिलकर बनाते हैं 2 PbSO4 और साथ में 2 पानी। जैसे मैं सरल भाषा में कुछ ऐसे कहता हूं, एक H2SO4 पीबी के नाम का, एक H2SO4 पीबीओ2 के नाम का, दोनों की रिएक्शन से बना 2 PbSO4 और साथ बना है 2 पानी। क्या ये रिएक्शन आप याद कर पाओगे?
बच्चों, सबसे मजे की बात क्या है, इस पूरी रिएक्शन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है? सर, इस पूरी रिएक्शन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 2। यानी अगर कोई मुझसे इस रिएक्शन का इन फैक्टर पूछे तो मैं कहूंगा 2। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन का इन फैक्टर 2 है, तो जरा बताइए H2SO4 का इन फैक्टर कितना होगा? जरा बताइए H2SO4 का इन फैक्टर कितना होगा? बच्चे मोस्टली कहते हैं 2, लेकिन आंसर 2 नहीं, कितना होगा? 1। इसे दो लहजे में समझ सकते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के रिएक्ट किए तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है? 2। तो पर मॉलिक्यूल में कितने का होगा? 1, इसलिए एन फैक्टर होगा 1। चाहे आप ऐसे सोचिए या चाहे रेडॉक्स रिएक्शन में आपको मैंने एन फैक्टर निकालने का एक तरीका बताया था कि एन फैक्टर ऑफ एनी रिएक्शन अपॉन स्टोइशियोमेट्री, उससे भी उस सब्सटेंस का एन फैक्टर निकाला जा सकता है। यानी इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना है? 2, और इसका स्टोइशियोमेट्री कितना है? 2। तो 2/2 कितना आ गया? 1। यानी घूम फिर के H2SO4 का एन फैक्टर कितना आया? 1। आपको क्या क्या याद रखना है? नंबर 1, एनोड कौन है? नंबर 2, कैथोड कौन है? भूल जाओ तो ऐसे याद रखो कि कैथोड PbO2 है, क्योंकि Pb +4 था, +4 से +2 जाना चाहेगा। नंबर नेक्स्ट, रिएक्शंस याद रखिए। ये जो रिएक्शन आपके सामने है डिस्चार्ज की रिएक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, H2SO4 का एन फैक्टर 1 है। नेक्स्ट पॉइंट, जो H2SO4 अंदर भरा है ये 38% W/W है, और साथ में आपके सामने डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब आओ इसे हम रिचार्ज करते हैं। तो रिचार्ज करने के लिए ये सारा का सारा आपका एक प्लेट हुआ, ये सारा का सारा आपका एक प्लेट हुआ, ठीक। रिचार्ज करने के लिए आप इससे एक एक्सटर्नल ईएमएफ लगाइए जिसका ईएमएफ इससे ज्यादा हो। तो अब जैसे ही बाहरी ईएमएफ इससे ज्यादा होगा, अंदर की रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। जो ऑक्सीडाइज हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, जो रिड्यूस हो रहा था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी जो PbO2 Pb+2 बना था, जैसे ही बाहर का ईएमएफ इससे ज्यादा लगाया, Pb+2 जाके चिपकने लगेगा। यहां से जो Pb+2 आया था जाके चिपकने लगेगा, और ऐसा लगेगा कि जो नुकसान हुआ है वो फिर से रिजनरेट हो गया। यही है रिचार्जिंग ऑफ बैटरी। हां, आप सब जानते हैं कि 100% तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब जितना PbO2 से Pb+2 बना था, जितना Pb से Pb+2 बना था, परफेक्टली उतना रिवर्ट बैक हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। 100% रिवर्ट नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे लेड स्टोरेज बैटरी यूज होता है, वैसे वैसे यहां से जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, वो समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। और इसीलिए आपने कभी देखा होगा, कई बार बैटरी का पानी मिलाते हैं ताकि इसका कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसे जब रिचार्ज करेंगे तो क्या रिचार्ज करते समय भी यही रिएक्शन होगी? नहीं सर, रिचार्ज करते समय सब रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। यानी सरल भाषा में कहूं, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है इसका रिवर्स लिख दीजिए, यही होगी रिचार्जिंग रिएक्शन, यही होगी रिचार्जिंग रिएक्शन। क्या ये सबको क्लियर है? बोलो भाई, बता देना कमेंट में। अगर ये क्लियर है तो मैं इस रिएक्शन को एज इट इज उल्टी लिख देता हूं। 2PbSO4 + 2H2O से बना है Pb + PbO2 + 2H2SO4। ऊपर वाली रिएक्शन डिस्चार्ज की है, नीचे वाली रिएक्शन रिचार्ज की है। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट लेड स्टोरेज बैटरी। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे सवाल बनते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अगला जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज फ्यूल सेल। देखिए, फ्यूल सेल नाम से ही लग रहा है कि फ्यूल से बना हुआ सेल। बेसिकली फ्यूल सेल कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वो जिस फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। उसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है बच्चों, अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ये है क्या? एक बार इसका सेटअप देखो। ये आपके सामने सेटअप बना है, और फिर बाद में एनसीईआरटी में क्या लिखा वो देखते हैं। आपके सामने सेटअप बना है, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस आ रही है, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस आ रही है, और बीचों बीच आपको यहां पे कुछ दिख रहा है। यहां पे हमने एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लाया है। बेसिकली हम यहां पे या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली अंदर OH- होना चाहिए, यह पर्पज है। अब कार्यक्रम कैसे शुरू होता है सुनिएगा। वही नियम है कि अगर कोई भी बैटरी है तो कोई एनोड होगा, कोई कैथोड होगा, कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। यह काम कैसे करता है, तो अब इसको समझने के लिए अच्छा यहां पे कुछ लिखा है, देख लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनकी रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए यहां पे कुछ कैटलिस्ट लगाए जाते हैं ताकि ये जो गैसेज हैं उनकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएं और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। आप सब जानते हैं कि कैटलिस्ट ROR रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है।
अब इस रिएक्शन को समझते हैं और आइए चलते हैं इसके रिएक्शन के पार्ट में। तो देखिए, एक तरफ से कौन सी गैस आ रही थी? हाइड्रोजन गैस। इसे मैं सरल भाषा में कुछ ऐसे बना देता हूं। एक तरफ से आ रही थी हाइड्रोजन गैस और एक तरफ से आ रही थी ऑक्सीजन गैस। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन गैस है अंदर मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज होकर पानी बनाता है। रिएक्शन आप सबके सामने है। फिर उसी प्रकार से ये जो वाटर निकला है ये इस O2 के साथ रिएक्शन करता है और यहां पे फिर से हाइड्रोक्साइड आयन रिजनरेट होता है। तो सवाल पूछा जाता है कि जो फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है क्या उन्हें हमें लगातार भरना होगा? नहीं साहब, ये अगली रिएक्शन फिर से रिजनरेट हो जाते हैं। दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे। रिएक्शन आप सबको पता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेन पार्ट में ऐसी रिएक्शन लिखनी आपको हमने कई बार बताई है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इस पूरी रिएक्शन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है? तो देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहां थे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 4 है। मतलब इस रिएक्शन का इनफैक्टर कितना है? 4। इस रिएक्शन का इनफैक्टर कितना है? 4। तो कई बार आपसे इनफैक्टर ऑफ वाटर पूछा जाता है, जरा बताइए यहां पे पानी का इनफैक्टर कितना होगा? आंसर विल बी 2, यानी यहां पे पानी का इनफैक्टर कितना होगा? 2। क्लियर है? ये रिएक्शन आपको याद करनी है। यहां पे एनोड कौन है? हाइड्रोजन। यहां पे कैथोड कौन है? ऑक्सीजन। ये आपको याद करना है। ये जो सेल है एनसीईआरटी में क्या लिखा है आइए एक बार देखते हैं। एनसीईआरटी कहता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। द सेल वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ये वो सेल है जो इंसान के साथ पहली बार अपोलो स्पेस में गया था। द वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान आप देख सकते हैं कि वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है और ये जो वाटर वेपर बन रहा था वर कंडेंस्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स इन द सेल। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू इलेक्ट्रोड एंड सो ऑन। वो जो सारी बातें हमने करी है। ये जो सेल होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अपना एक एफिशिएंसी होता है और इसकी एफिशिएंसी निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। ये सारे रिएक्शन जो एनसीईआरटी में है ना, इसकी अपनी एक एफिशिएंसी होती है और इस सेल की जो एफिशिएंसी है वो 70% के आसपास पाई गई। ये एफिशिएंसी निकालते कैसे? आपको याद रखना होगा कि इसकी एफिशिएंसी कितनी बताई गई एनसीईआरटी में? 70%। और एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है एक छोटा सा फॉर्मूला है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। यह फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है। इस पर सवाल आ चुका है, फिर से कभी बन जाए कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, याद रखना एफिशिएंसी कभी नेगेटिव नहीं होगा। आप सबको डेल्टा जी का फॉर्मूला याद होता है माइनस एनएफई। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि डेल्टा जी माइनस एनएफई लिखूंगा तो एफिशिएंसी निगेटिव आएगा। नहीं, एफिशिएंसी कभी निगेटिव नहीं होगा, एफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव होगा। इसीलिए इसे सरल भाषा में सोचो, ये मॉड के साथ है, यहां पे मॉड लगा है। कई बार सवाल में सीधे डेल्टा जी डेल्टा एच दिया होता है, तो कई बार वो डेल्टा जी नहीं वो ईएमएफ देता है। तो प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी का फॉर्मूला में ये भी लिख सकते हैं एनएफई अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। दिस होल इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। तो बच्चों, यहां पे कुछ थ्योरेटिकल सवाल बन सकते हैं, न्यूमेरिकल सवाल बन सकते हैं, फॉर्मूले के सवाल बन सकते हैं। हर पॉइंट्स जितना आज यहां बताया गया एक एक पॉइंट पे सवाल बन सकता है जो आपको ढंग से याद होना चाहिए। आई होप ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर होंगे और इनके आप एक छोटे से नोट्स बना लें, कागज में लिख लें, आपको ये ढंग से याद हो जाएगा रीनीट 2026 के लिए। विश ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।